हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और अब हम बात करेंगे नए चैप्टर की। और नया चैप्टर है हमारे पास पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल क्या चीज है वो बता देता हूं। हुआ क्या था कि जितने भी एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे, साइंटिस्ट लोगों को उन एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना था ताकि उनको स्टडी कर पाना आसान हो जाए। इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपकी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को कई कैटेगरी में बांट दिया, कई ग्रुप में बांट दिया। जैसे बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं उनका एक ग्रुप बना दिया और जितने भी इंटेलिजेंट है उसको उस ग्रुप में प्लेस कर दिया। ऐसे ही जो टफर है उनका एक ग्रुप बना दिया, जो क्रिएटिव है उनका एक ग्रुप बना दिया और जो शरारती है उनका भी एक ग्रुप बना दिया। अब जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को बांट दिया, उसके कैरेक्टर देख के, बच्चे के जो भी कैरेक्टर है उसको देख के उसको जिस भी ग्रुप में रखा जाना था उसमें प्लेस कर दिया। अब आप देखिए, आपको अगर ग्रुपिंग के बाद एक एक बच्चे के कैरेक्टर को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरे ग्रुप के कैरेक्टर पता है और जिस बच्चे को जिस ग्रुप में रखा है उसमें वही कैरेक्टर होंगे जो उस ग्रुप के कैरेक्टर हैं। इसीलिए उन सारी क्लास को स्टडी कर पाना आसान है, क्योंकि चार ही प्रकार के कैरेक्टर हैं और चारों को अलग अलग आप जानते हैं। और एक चीज और देखिए, इससे क्या हुआ, जो सिमिलर कैरेक्टर वाले थे वो एक ग्रुप में इकट्ठा हो गए, जो अलग अलग कैरेक्टर वाले थे वो अलग अलग ग्रुप में रहे। इससे क्या हुआ, सारों के कैरेक्टर को स्टडी कर पाना आसान हुआ। इसी तरीके से सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना था। जितने भी एलिमेंट हमने डिस्कवर किए थे उन एलिमेंट को अरेंज करना था ताकि उन्हें स्टडी कर पाना आसान हो जाए। और इसी चीज के लिए पीरियोडिक टेबल को बनाने की जरूरत महसूस हुई और पीरियोडिक टेबल को बनाने में कई साइंटिस्ट का अपना अपना रोल है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में जो हमारे सिलेबस में उस बात को डिस्कस करता हूं। देखिए, हमें सबसे पहले दिया है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाया था, क्या क्या लाभ ये थे, किस तरीके से इन्होंने अरेंज किया था। फिर हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। ऑफ ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज है उसको हमने एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। उन एस, पी, डी, एफ ब्लॉक के कैरेक्टर क्या है उसे यहां पढ़ा जाएगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एटम का साइज। और एटम का साइज पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे एटम की रेडियस। इस टॉपिक में हम रेडियस कितने टाइप की है, एक आइसोलेटेड एटम की रेडियस, मॉलिक्यूल में एटम की रेडियस, रेडियस के टाइप मतलब कोवलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस, हम इन सारों के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। एटम की भी रेडियस पढ़ी जाएगी और आयन की रेडियस भी पढ़ी जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है।
इसके भी हम फैक्टर पढ़ेंगे कि किस बात पे ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे। और लास्ट हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। इन सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद पीरियोडिक टेबल में इनकी वेरिएशन को स्टडी किया जाएगा कि टॉप टू बॉटम ये कैसे वेरी करती है, लेफ्ट टू राइट ये कैसे वेरी करती है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। इनकी जो एक्सेप्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, और इस सिलेबस में आज हम पहला टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने कैसे आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है ये कैसे पहुंचे हम यहां तक, किस साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या कहा, आज हम इसको स्टडी करेंगे। देखिए आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है उससे पहले कई पीरियोडिक टेबल को बनाने का प्रयास किए गए थे, कई प्रयास किए गए थे, जिसमें मेन डोबर्नर थे, न्यूलैंड थे, लोथर मेयर थे, मेंडली, और नेक्स्ट अगर बात करूं मॉडर्न वाले की तो मोस्टली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो इनके बारे में हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूंगा डोबर्नर ट्रीज की। देखिए डोबर्नर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया था, कोशिश की थी। इन्होंने एक तरीका दिया, इन्होंने ये बात बोली कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम के मास के अकॉर्डिंग आप ऐसे एलिमेंट ढूंढिए जिनके एटॉमिक मास का एवरेज किसी तीसरे के एटॉमिक मास के बराबर आता हो, तो उन सभी की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। अब ये क्या कहना चाहते थे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत बेटर समझ आएगा। देखिए मेरे पास एक एग्जांपल देखिए, मेरे पास लिथियम, हमारे पास एक लिथियम और एक पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास नंबर है 7 और पोटाशियम का एटॉमिक मास नंबर है 39। इन्होंने क्या कहा था कि ऐसे एलिमेंट सिलेक्ट कीजिए जिनके एटॉमिक मास का एवरेज, देखिए क्या कहना चाहते हैं, लिथियम का मास नंबर है 7, पोटेशियम का 39। आप इन दोनों के मास का एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमारे पास आया 46/2 मतलब 23। ऐसा कोई ढूंढिए जिसका एटॉमिक मास कितना हो, 23 हो। और ऐसा कौन है, ऐसा है सोडियम। सोडियम ऐसा है देखिए जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 23 है। तो इन्होंने यही कहा कि ऐसे कोई दो एलिमेंट ढूंढिए जिनके मास का एवरेज किसी तीसरे के मास के बराबर आता हो। अगर ऐसा हुआ तो उन सभी की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। इस हिसाब से इसका मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी है। इसी को एक और एग्जांपल से लीजिए। मान लीजिए हमारे पास है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक मास नंबर है 9, कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास नंबर है 40। आप इनका एवरेज ले लीजिए, 9 + 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 49/2 24.5। तो ऐसा कोई लीजिए जिसका एटॉमिक मास 24 के करीब हो। और ऐसा कौन है, ऐसा है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, 24 है। इसका मतलब ये तीनों जो हैं इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। ऐसे ही इन्होंने किसके बारे में बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में और आयोडीन के बारे में। इनका भी इन्होंने ग्रुप बनाया था। तो देखिए इन्होंने ये बात बोली कि कौन से एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। तो इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा था, एटॉमिक मास। किसके बिहाफ पे बताया था इन्होंने, एटॉमिक मास के बिहाफ पे बताया था।
इन्होंने एटॉमिक मास का एवरेज लिया था, जिनका एटॉमिक मास का एवरेज बराबर आया था, इन्होंने कहा सेम प्रॉपर्टी के होंगे। तो ये पहला ट्रेड था जिसको हम आज डोबर्नर ट्रेड कहते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक ही एक्सप्लेन कर पाए थे। जो ज्यादा से ज्यादा 15-20 एलिमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जबकि उस टाइम 60 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर थे। ये बाकियों को रेंज नहीं कर पाए, इसलिए डोबर्नर का ट्रेड फेल हुआ और हमें और ट्रेड की जरूरत पड़ी। डोबर्नर के बारे में मैं आपको एक बात और बताऊंगा। हालांकि इन्होंने दिया था, लेकिन इन्होंने बाद में एक सिस्टमैटिक तरीके से पीरियोडिक टेबल को बनाने का प्रयास जारी रखा। आज तो हम मानते हैं कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो है सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से बनाया था, लेकिन उस वक्त क्या था, डोबर्नर ने इनसे पहले बनाया था, लेकिन इन्होंने अपना काम पब्लिश नहीं करवाया था। इनका काम, डोबर्नर का काम पब्लिश होने से पहले ही मेंडलीव ने अपना काम पब्लिश करवा लिया, तो इसलिए कह सकते हैं लकीली ये क्रेडिट किसको गया, ये गया मेंडलीव को, जबकि काम जो था डोबर्नर ने सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट पहले करती थी मेंडलीव से भी। अब देखिए, इसी सीरीज में हमें दूसरे तरीके की जरूरत पड़ी कि जो इन सभी को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर पाए, और वो थे न्यूलैंड्स। उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको आज हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जैसे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद वही सुर रिपीट हो जाता है, इसी तरीके से जितने एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी में भी एक फिक्स सीक्वेंस के बाद वही प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है। देखिए, जैसे सुर है सा रे गा मा पा दा नी, फिर से सारे गाँव आ जाएगा। देखिए, इन्होंने क्या किया था, उस टाइम जो डिस्कवर थे उनको अरेंज करने की कोशिश की, तो इन्होंने यहां इनको अरेंज किया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखिए, सोलन तो क्या था, इनको अरेंज किसको करना था, मास के अकॉर्डिंग पहले नियोन को करना था, लेकिन उस टाइम नियोन डिस्कवर ही नहीं था, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट किसको अरेंज किया, नेक्स्ट किया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब इन्हें अरेंज करना था आर्गन को, लेकिन आर्गन उस टाइम डिस्कवर ही नहीं था। फिर इन्होंने किसे अरेंज किया, अरेंज किया पोटाशियम, कैल्शियम, लेकिन जैसे ही आप ये अरेंज करने लगे, इसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले अरेंज नहीं हुए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इनका भी जो लॉ था, पहली बात बेस किस पे था, ये भी एटॉमिक मास के ऊपर था, इन्होंने भी इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे, एटॉमिक मास थे, ये भी कितनों तक एप्लीकेबल था, एटॉमिक नंबर 20 तक, कैल्शियम तक। देखो, हाँ, अच्छी बात इनकी भी ये थी, इनके भी वही ग्रुप बने जो डोबर्नर ने अपने तरीके से जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले इकट्ठे किए थे, वही जो है इनके भी आए थे। इसका मतलब प्रॉपर्टी तो सेम इनकी भी थी, इन्होंने भी, लेकिन इनकी भी दिक्कत ये रही कि ये सारे एलिमेंट को एक साथ अरेंज नहीं कर पाए। इस लिमिटेशन की वजह से हमें फिर नई ट्रेड की जरूरत पड़ी, और नया जो तरीका था वो था लोथर मेयर का। उन्होंने क्या कहा, देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है लोथर मेयर। लोथर मेयर ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी। इन्होंने क्या कहा, देखिए, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, और ग्राफ किसके बीच में था, आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है,
और ये ग्राफ किसके बीच में है? वाई एक्सिस पे है मान लीजिए मेरे पास एटॉमिक वॉल्यूम, एटम का वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पे मेरे पास है एटॉमिक मास। इन्होंने हर एलिमेंट के मास के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया और इस ग्राफ में इन्होंने इसे अरेंज किया और ग्राफ की शेप इनके पास क्या देखने को मिली, देखिए इस टाइप से शेप आई थी। इन्होंने कहा क्या वो समझिए, इन्होंने ये बात बोली कि सेम पोजीशन ऑन ग्राफ, कि ग्राफ पे जो सेम पोजीशन वाले होंगे उनकी सेम प्रॉपर्टी होगी, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये देखिए ये मेन बात थी कि इन्होंने अपने लॉ में ये बात कही कि इस ग्राफ में जो सेम पोजीशन लेंगे उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। कहने का मतलब देखिए इस ग्राफ में मान लीजिए ये पीक पोजीशन है, यहां भी देखिए ये पीक है, ये देखिए कहता है कि जो सेम पोजीशन पे है, जो पीक पे जो भी एलिमेंट आएंगे उन सभी का मास, उन सभी की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ऐसे देखिए ये बॉटम पे है, ये भी बॉटम है, इनके अकॉर्डिंग ये सेम पोजीशन पर है, सारे बॉटम पे हैं, तो ये सारे टॉप पर हैं, देखिए ये सारे बॉटम पर हैं। ऐसे इन्होंने और भी पोजीशन देखी, देखिए ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज असेंडिंग, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो असेंडिंग में इन्होंने दो पोजीशन मानी, एक आप यहां मान लीजिए और एक आप यहां मान लीजिए। ये देखिए इसका मतलब ये क्या थी, असेंडिंग लोअर, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, असेंडिंग लोअर पोजीशन, और इसका नाम इन्होंने दिया असेंडिंग हायर पोजीशन। और ऐसे नीचे आते वक्त देखिए यहां डिसेंडिंग हायर, डिसेंडिंग लोअर, ऐसे। तो इन्होंने ये कहा कि इस ग्राफ पर जो सेम पोजीशन वाले हैं उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इनकी खास बात ये थी कि उस टाइम जितने भी डिस्कवर थे उन्होंने सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, ये इनकी अच्छी बात थी। ये देखिए तो इसको बोला जाता है लोथर मेयर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये था हमारे पास तीसरा टाइप, जिस टाइप से सभी को अरेंज करने की कोशिश की गई थी और एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की गई थी। अब हम बात करते हैं चौथा पीरियोडिक टेबल का जो टाइप जो मेंडलिफ ने दिया था, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल से है, लेंथी है, इसलिए मैं इस सारे को इरेज कर रहा हूं और हम चौथे से पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है मेंडलिफ का पीरियोडिक टेबल। मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल देखिए, मेंडलिफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में किस बात को यूज किया था पहले तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो था एटॉमिक मास। इन्होंने भी किसको माना बेस, एटॉमिक मास को। उन्होंने मिला दिया था जिससे आज हम बोलते हैं मेंडलिफ पीरियोडिक लॉ। ये लॉ क्या है समझाता हूं। देखिए आपने मैथ में एक चीज पढ़ी है, यू लिखा जाता है, देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते ऐसे हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ
कि y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप इसको यूं याद करें, y की जगह तो आप ये कहिए कि y यहां पर क्या चीज है, y इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आप y को तो क्या पढ़िए, ये पढ़िए, और आप x को क्या पढ़िए, देखिए आप x को क्या पढ़िए, x को पढ़िए देयर एटॉमिक मासेस, देयर एटॉमिक मासेस। ये देखिए, अब देखिए ला क्या बन गया, दिस ला स्टेट्स दैट, ला की स्टेटमेंट होती है, तो ये ला क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ये स्टेटमेंट इसलिए कर रहा हूं, डायरेक्ट पूछी जाती है स्टेटमेंट। तो यहां देखिए, तो ये हुआ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of, are the periodic functions, sorry, function of their atomic masses, of their atomic masses। ये कहना चाहते थे कि जो एलिमेंट है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बदलेगा वैसे वैसे प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, और मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, सबसे पहली बार पूरे पीरियोडिक टेबल को टेबुलर फॉर्म में लेके आने वाले यही थे, अरेंजमेंट को टेबल की फॉर्म में करने वाले यही थे। और इन्होंने क्या बात कही, ध्यान से देखिए, इन्होंने कुछ ऐसे वर्टिकल कॉलम बनाए, ऐसे वर्टिकल कॉलम बनाए और ऐसे हॉरिजॉन्टल रो बनाए। देखिए इन्होंने ऐसे रो बनाई, जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, उसे क्या कहा गया, वर्टिकल कॉलम का नाम रखा गया ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल रो थी उसका नाम इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया पीरियड। देखिए, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को टेबल फॉर्म में लेके आने वाले यही थे, और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको हम यहां पढ़ लेते हैं। देखिए इन्होंने कितने ग्रुप और कितने पीरियड बनाए थे। देखिए पहला इन्होंने 9 क्या बनाए थे, ग्रुप्स, और इन्होंने 6 क्या बनाए थे, पीरियड्स। तो 9 ग्रुप थे इनके और 6 पीरियड थे। इस तरीके से इन्होंने बांटा था। और क्या खास बात थी, दूसरी खास बात देखिए, इन्होंने जो 9 ग्रुप थे उसमें से पहले से लेके 7वें ग्रुप को, मतलब 7 ग्रुप को लगातार फर्दर डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया, देखिए इनटू 2 सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप में डिवाइड किया था। इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए कोई एक, ये पहला है, मान लीजिए फर्स्ट, तो इन्होंने इसे फर्दर डिवाइड किया इस टाइप से और नाम रखा फर्स्ट ए, फर्स्ट बी। तो ऐसे नेक्स्ट मान लीजिए सेकंड था,
सेकंड वाले को भी इन्होंने ऐसे डिवाइड किया, सेकंड ए, सेकंड बी, ऐसे 7 जो थे, 7 जो थे, 7 को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया था दो सब ग्रुप में। तीसरा कैरेक्टर आप क्या लिखेंगे, जो 8वां ग्रुप था, 8th ग्रुप था, उसको इन्होंने डिवाइड किया इनटू 3 सब ग्रुप। इन्होंने 3 में बांटा था, 3 सब ग्रुप। देखिए 8वां जो था उसे कितने में बांटा गया था, 3 में बांटा गया था, 8th को, 8th 1, 8th 2 एंड 8th 3, 8th 1, 2 एंड 3, इस टाइप से। और क्या खास बात थी देखिए, और ये थी कि जो 9th ग्रुप था उसको इन्होंने डिवाइड नहीं किया। इसका मतलब वो सिंगल ग्रुप था और इन्होंने उसका नाम क्या रखा, नाम रखा जीरो ग्रुप। उसका नाम क्या रखा गया, जीरो ग्रुप, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखा गया था। अब ये इनके दिमाग में कैसे आया कि ये पूरा का पूरा ग्रुप बना के खाली छोड़ दिया, ये भी खास बात है इनकी, बताता हूं अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये जो पीरियड्स हैं ये क्या है, आर शॉर्ट पीरियड, ये छोटे हैं। इन्होंने कहा जो 4th, 5th है ये क्या है, ये लॉन्ग पीरियड्स हैं, इनमें ज्यादा एलिमेंट है। और फिर इन्होंने कहा कि जो 6th है इज लॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे लंबा पीरियड कौन है, छठा है, 6 इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, ये बात इन्होंने कही। देखिए जब पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें लिखनी आती है तब बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं इन्होंने क्या क्या बात बोली थी। और देखिए इन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस खाली छोड़ दिए थे। जैसे देखिए ये स्पेस, ये जगह है, ये एम्प्टी, ये रख दी। अब खाली छोड़ने की वजह क्या थी, देखिए एम्प्टी स्पेस, इन्होंने कुछ जगह को क्या कर दिया था, खाली छोड़ दी थी। अब इस खाली कैसे इनके दिमाग में आई कि यहां किसी भी चीज को नहीं रखा जाना, खाली छोड़ देना, इनके दिमाग में कैसे आई थी, ये बात आपको समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने कहा कि ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये था एटॉमिक मास के ऊपर। तो इन्होंने जो अरेंज करना था, किसको करना था, मास के अकॉर्डिंग करना था। तो मास के अकॉर्डिंग इन्होंने सबसे पहले मान लीजिए इसको अरेंज कर दिया लिथियम को, उसके बाद मान लीजिए किसको कर दिया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। उस टाइम क्या चीज थी, उस टाइम थी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब देखिए इतने से समझा देता हूं। लिथियम का मास नंबर है 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का है आज 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19। देखिए और 19 के बाद सोडियम का 23। बस इतने से समझा देता हूं। देखो हुआ क्या, 7 से 9 के बीच में गैप निकाल के देखो, 7 से 9 के बीच का गैप है 2, 9 से 11 के बीच का गैप 2, 11 से 12 के बीच का गैप 1, फिर आप गैप देखिए 2, फिर आप गैप देखिए 2, फिर देखिए 3। लेकिन अगला देखिए गैप 19 से 23 है, गैप देखिए 4 का। उन्होंने कहा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो गैप आ रहा है वो 1 का, 2 का, 3 का है ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो आज तक डिस्कवर नहीं हुआ, वो होगा और यहां आएगा। देखिए इसलिए इन्होंने क्या किया, फ्लोरीन के बाद एक स्पेस खाली छोड़ दिया कि यहां कोई आएगा जिसका मास नंबर इन दोनों के बीच में होगा। ऐसे इसको अरेंज करते रहे और यहां इन्होंने स्पेस खाली छोड़ दिया। और ऐसे करते करते क्या हुआ, एक पूरा का पूरा कॉलम ही ऐसा बन गया जो खाली था।
इन्होंने इसका नाम जीरो ग्रुप रख दिया। जो जीरो ग्रुप था इनका था, देख लीजिए, मतलब इस साइड इन्होंने एक पूरा कॉलम ही खाली रख दिया। इन्होंने कहा कोई आने वाले वक्त में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिनको यहां प्लेस किया जाएगा। ऐसे ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे भी इन्होंने जगह खाली छोड़ दी थी। एल्यूमिनियम के नीचे जो जगह खाली छोड़ी उसका नाम इन्होंने रखा इक्का एल्यूमिनियम, ऐसे ही इक्का सिलिकॉन। इन्होंने कहा कि यहां कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिनकी प्रॉपर्टी बोरोन एल्यूमिनियम की तरह होगी, यहां कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी कार्बन सिलिकॉन की तरह होगी। हालांकि इनका उस स्पेस को खाली छोड़ देना अजीबोगरीब जरूर था, लेकिन ये बात उस वक्त की बहुत मेन बात साबित हुई, क्योंकि अब देखिए रिसर्च करने वालों को एक फील्ड मिल गया था कि ऐसी चीज ढूंढिए जिनकी प्रॉपर्टी इन जैसी हो। तो रिसर्च इतनी ज्यादा बढ़ी कि उन सालों में केमिस्ट्री में इतनी रिसर्च हुई जितनी पीछे कई सालों में नहीं हुई थी। तो केमिस्ट्री के फील्ड में इतना ज्यादा काम होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? इस पीरियोडिक टेबल को बनाने को मेंडलीव को फादर कहा गया पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि इनकी वजह से केमिस्ट्री में रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसकी क्या खास बात थी, क्या इंपॉर्टेंस, मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या खास बात थी वो आपको बताता हूं। मैंने आपको सबसे पहले ही कहा ये वो पीरियोडिक टेबल था जिसने क्या कर दिया था, सिस्टमैटिक अरेंज कर दिया था। जितने भी एलिमेंट थे सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करने वाला कौन था? मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल था। इससे पहले जितने भी बनाए गए थे टेबल, उन सारों के अंदर सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाए थे, कोई 20 को कर पाया था। ये पहला ऐसा पीरियोडिक टेबल था जिसमें जितने भी एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर थे सभी को अरेंज कर दिया गया था। सेकंड बात ध्यान से देखो, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास में डाउट था, इन्होंने उसे करेक्ट किया। उसमें से एक मेन जो बताता हूं वो था बोरोन। उस वक्त बोरोन का मास माना जाया करता था 13.5 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में बोरोन का मास कितना होता है इन्होंने ही कहा था 9 होता है। ये बात किसने बताई थी? बोरोन ने। इसलिए इन्होंने कई मास ऐसे थे जिनको करेक्ट किया था, जो डाउटफुल थे इन्होंने इसको करेक्ट किया था। ये भी इनके पीरियोडिक टेबल की बहुत खास बात रही। इसके अलावा देखो इन्होंने क्या किया, प्रोवाइड फील्ड ऑफ रिसर्च। ये बात ये भी आपको मैंने बताई कि जितने साइंटिस्ट लोग थे उनको रिसर्च करने के लिए फील्ड इन्होंने प्रोवाइड कर दिया था, जो कि बहुत खास बात थी। और इन्होंने फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट के लिए भी स्पेस रख दिया था। ये इनकी खास बात रही पीरियोडिक टेबल की। तो अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी कमियां रह गई थी इस पीरियोडिक टेबल में। ध्यान से देखिए, पहली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई प्रॉपर
पोजीशन नहीं दे पाई थी मेंडली। कैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए ग्रुप जो था उसमें एल्कली मेटल रखे गए थे, एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है। और जो 7A है वहां हाइड्रोजन्स रखे गए थे, जिसमें हम कह सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब वो क्या रहा था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच हो रही थी, इसलिए हाइड्रोजन को कोई प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाएगी कि कहां इनको रखा जाना चाहिए, इसीलिए इन्होंने हाइड्रोजन को ऊपर एक अलग पोजीशन देके एनोमलस पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर थे लिमिटेशन की पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को आज भी पोजीशन नहीं मिली हुई। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है 4F और 5F वाले जितने भी एलिमेंट है आज भी उनको क्या कर रखा है, पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे दो रो बना के अलग से प्लेस किया हुआ है। ये कहीं भी एफ ब्लॉक वालों को पीरियोडिक टेबल में अकोमोडेट नहीं कर पाए थे, तो इसमें 4F सीरीज और लैंथेनाइड्स इनको पोजीशन नहीं दे पाए, और 5F मतलब एक्टिनाइड्स इनको पोजीशन नहीं दे पाए, ये इनकी कमी रही थी। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट की पोजीशन अनोमलस रही। अनोमलस का मतलब यहां मैं बताता हूं क्या हुआ। देखिए जैसे हमने पहले पढ़ा कि इन्होंने किस तरीके से अरेंज किया था मास के अकॉर्डिंग, तो पहले इन्होंने कम मास वालों को अरेंज किया था, बाद में ज्यादा मास वालों को अरेंज किया था। इस हिसाब से आप देखिए कोबाल्ट है, नए पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट के बाद निकल है, नए पीरियोडिक टेबल में आर्गन के बाद पोटेशियम है। देखिए इन्होंने क्या किया था, निकल को पहले रखा, कोबाल्ट को बाद में। आज भी आर्गन का मास जो है वो पोटेशियम का मास है 39.1, जबकि आर्गन का मास है 39.9। अगर मास के हिसाब से अरेंज करना था तो पहले पोटेशियम आना चाहिए था, फिर आर्गन आना चाहिए था। देखिए, और इन्होंने तो बिल्कुल ही ऐसा किया कि निकल को पहले रखा, निकल को पहले रखा और कोबाल्ट को बाद में, क्योंकि निकल का मास ज्यादा था। लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है, निकल बाद में आता है कोबाल्ट से, इसीलिए कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी पोजीशन ये सही नहीं दे पाए। इसके अलावा देखिए सिमिलर ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टी। ऐसे एलिमेंट को इन्होंने एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी। ये भी इनकी दिक्कत रही। कैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए ग्रुप नंबर 1, जैसे मैंने कहा था इसका दो डिवीजन था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ग्रुप तो एक ही है। इन्होंने क्या कर दिया, पहले वालों में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मतलब एल्कली मेटल को रख दिया, और दूसरे वालों में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनको रख दिया। हालांकि इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं करती, फिर भी इन्होंने दोनों को क्या कर दिया, सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया। ये प्रॉब्लम रही कि अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ग्रुप में रख दिए गए। इसके अलावा देखिए पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स की बात करते हैं। देखिए आज हम हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। देखिए H1, H2, H3। H1 है प्रोटियम, H2 है ड्यूटेरियम
और H3 है ट्रिटियम। मास के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करना था तो इनको अलग अलग जगह मिलेगी, लेकिन है तो तीनों हाइड्रोजन ही, तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, इसलिए इनको एक जगह प्लेस करना था। लेकिन मास के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करना पड़े तो इनकी अलग अलग पोजीशन होती, इसी वजह से ये आइसोटोप और आइसोबार को प्लेस नहीं कर पाए। तो इस तरीके से मेंडलिंग के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी दिक्कत रही थी, जिसकी वजह से हमें नए पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी और नया पीरियोडिक टेबल दिया था मोसले ने, और जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल माना जाता है, उससे हम अगले लेक्चर में डिस्कवर करेंगे। आज हमने जो पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है कि पहले किसने और फिर किसने अलग अलग एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी, उसके बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर हम नए पीरियोडिक टेबल के बारे में और उनके जो ब्लॉक्स बनाए हुए थे उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे।